Hello, dear student, how are you? So, today we will start the third part of chapter Fundamental Unit of Life, and the topic which we start in this video is न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो सेल के हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आइए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या है, जैसा कि एक एक्टिविटी आपको फिर से याद दिलाया गया है कि ओनियन पील, जो प्याज का छिलका होता है, उस उसमें जो सेल्स दिखते हैं और बीच में स्पॉट, डार्क स्पॉट होता है, उसको उसमें भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो डार्क स्पॉट है सेल के अराउंड, सेंटर के अराउंड, जो वो न्यूक्लियस होता है। या फिर ओनियन पील को ले लें और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालिए। उसमें तो सेफ्रेनिन डाले थे, यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन डाल के चेक कर सकते हैं क्या आयोडीन सोल्यूशन सारी जगह एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नहीं, कहीं कहीं जैसा थिकनेस है, जैसा सेल का रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग जगह पे अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, और जहाँ पे जितना मात्रा में एब्जॉर्ब होगा उस एरिया को उस एरिया को ज़्यादा हाईलाइट करके वो शो करेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे सेफ्रेनिन है, सेफ्रेनिन रेड कलर का होता है, एक तरह का डाई होता है, केमिकल होता है, और जब उसको डाला जाता है तो सेल्स ओवरऑल साइटोप्लाज्म बहुत ही लाइट पिंक या वाइट कलर का दिखता है। सेल वॉल जो उसका बाउंड्री होता है सेल का, वो डार्क कलर का दिखता है, और बीच में डार्क स्पॉट जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो डार्क कलर का दिखता है। यानी अलग अलग सेल के पार्ट्स जो हैं अलग अलग मात्रा में जो हम लोग कलरिंग एजेंट या डाई यूज करते हैं, ताकि हमको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या सेल है वेल हाईलाइटेड फॉर्म में, वेल रिजोल्यूशन फॉर्म में दिखे, क्लियर कट दिखे। तो वो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग सेल के पार्ट्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो क्लियरली हमको विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यहाँ सेफ्रेनिन यूज करें या आयोडीन यूज करें, वो वैसे ही काम करेगा। अलग अलग अमाउंट में जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब होगा वो पार्ट उतना ही हाईलाइट होकर हमको दिखेगा। तो इसमें एक एक्टिविटी फिर से आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी 5.7। एक्टिविटी 5.7 में करना क्या है कि आपको हाँ, एक ग्लास स्लाइड लेना है। स्लाइड मतलब वही जो रेक्टेंगुलर शेप का एक कांच का टुकड़ा होता है, टुकड़ा नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का, इसको स्लाइड ही बोलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट कांच का, थोड़ा मोटा होता है। तो इसमें इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर वाटर ले लेंगे। यहाँ वाटर मान लीजिए रखा गया है, और फिर एक चम्मच लेंगे, और चम्मच से क्या करेंगे, हल्का सा अपने अंदर गाल को ऐसे ऐसे खरोचेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, खरोचेंगे कि आपके गाल के अंदर घाव हो जाए, क्योंकि अंदर के टिश्यू या सेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हल्का सा स्क्रैच करेंगे, और दोनों तरफ ऐसे हल्का करके फिर वो जो भी लिक्विड जैसा निकलेगा, थोड़ा सा डर्टी या वाइट कलर का हल्का सा निकलेगा, उसको थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए ये ड्रॉप यहाँ डाल दिए, उसमें पानी में मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू केमिकल उसमें डाल देंगे। मिथाइलिन ब्लू का केमिकल या कलरिंग एजेंट डालने से क्या होगा कि वो जो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे उस केमिकल को, उसके अलग अलग बॉडी, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप में। अगर हम लोग स्लाइड बनाने में नहीं यूज करेंगे तो हमको जो भी चीज़ें देखनी है माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्लियरली विजिबल होंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनको एक कलरिंग एजेंट, एक हर तरह के सेल को एक पार्टिकुलर टाइप का कलरिंग एजेंट या केमिकल यूज किया जाता है उसमें, ताकि उसके सारे पार्ट्स इजीली विजिबल हों। ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग एक ही केमिकल हर तरह के सेल में यूज करें। जैसे ओनियन पील में हम लोगों ने सेफ्रेनिन यूज किया था जो रेडिश कलर का होता है, और यहाँ पर चिक सेल के लिए, यानी अंदर का जो हम लोग चिक स्क्रैच करें, यहाँ पे चिक सेल हम लोग देख पाएंगे, तो उसमें क्या यूज कर रहे हैं, मिथाइलिन ब्लू केमिकल। ऐसे ही हर अलग अलग टाइप ऑफ सेल के लिए अलग अलग तरह के कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, ताकि वो सेल जो है ईजिली विजिबल हो, और उसके सारे जितने पार्ट्स पॉसिबल है माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लायक, वो क्लियर कट हमको दिखें।
ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमको सेल्स जो है, चिक सेल हमको विजिबल होगा। चिक सेल ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और जो कि ब्लू कलर का ही दिखेगा। उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा और छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, यानी सेल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। मतलब बहुत ही डॉट जैसे वो भी नहीं दिखता, वाइट एक एरिया दिखता है साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह के चिक सेल होते हैं, पेंटागोनल या कह सकते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, परफेक्टली सर्कुलर या पेंटागोनल भी नहीं होते हैं। तो ये चिक सेल हमको दिखेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद। ठीक है, तो इस चिक सेल को करने के बाद भी आपको यही पता चलेगा कि जो सेल का बाउंड्री है, यानी आउटर लेयर है या न्यूक्लियस है, ये सब पार्ट्स जो है मिथाइलिन ब्लू केमिकल ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा डार्क दिखेंगे। बाकी जो पार्ट्स हैं वो कम एब्जॉर्व करेंगे तो लाइट कलर के दिखेंगे। तो ये खासियत होती है किसी भी कलरिंग एजेंट को डालने की, एक पार्टिकुलर कलरिंग एजेंट को डालने की, ताकि वो पार्ट्स हम लोग को क्लियरली कलरफुल दिखे और विजिबल हो। उसको नहीं डालेंगे तो हमको सेल दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेल होता है वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, एक सेल जैसे सेल, सॉरी सेल नहीं, न्यूक्लियस। एक सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर एक और लेयर होता है, यानी डबल लेयर का न्यूक्लियस होता है। तो बाहरी लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस यानी डबल लेयर्ड होता है। अब न्यूक्लियस डबल लेयर होता है और न्यूक्लियस के अंदर से चीज़ें कुछ साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होती हैं जो बनती हैं, और कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, कुछ चीज़ों को अलाउड करता है अंदर आने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, उसी तरह यहाँ सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी चीज़ों को साइटोप्लाज्म से अंदर या बाहर जाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। डबल लेयर होता है, तो इसको डबल लेयर भी बनाने का प्रयास करते हैं। ये डबल लेयर मान लीजिए हो गया, परफेक्टली नहीं बना है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरविंग्ड होते हैं, यानी उसी में उलझे हुए रहते हैं धागों की तरह। उनको क्या बोला जाता है? क्रोमोजोम्स। ठीक है, क्रोमोजोम्स बोला जाता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है। अब क्रोमोजोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का या सेल का कह सकते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो क्रोमोजोम हो गया, एक मिनट, ये मान लीजिए क्रोमोजोम है, ठीक होता है। क्रोमेटिन जो होता है, ये मान लीजिए क्रोमोजोम है। क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फाइबर जो होता है जो पतला होता है, बहुत ही महीन होता है, थ्रेड लाइक। अब इनमें क्या होता है? इनमें इनके अंदर क्या होता है? डीएनए, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है क्रोमोसोम। प्रोटीन का भी एक पार्टिकुलर नाम होता है जो अभी आपके बुक में नहीं दिया है, हिस्टोन प्रोटीन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन, हिस्टोन, HISTON, हिस्टोन प्रोटीन। तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक महीन धागे जैसे उलझे हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्रोमेटिन, क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। फिर जब सेल मैच्योर होता है, डेवलप करता है और डिवीज़न के लिए, यानी एक नया सेल बनाने के लिए रेडी हो जाता है,
तब ये क्रोमोसोम्स भी थ्रेड से थिक हो जाते हैं और इस तरह का आकार ले लेते हैं, इस तरह का एक्स एक्स शेप का बोल सकते हैं, आकार ले लेते हैं, तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इनके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और डीएनए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो एक जनरेशन में कोई इन्फॉर्मेशन है वो अगले जनरेशन के लिए स्टोर करके रखता है, साथ में पिछले जनरेशन का भी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, तो हमारे ब्लड में जो डीएनए है उसमें बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा हमारे माता पिता का होगा, और हमारे जो बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों में जो इन्फॉर्मेशन होगा डीएनए का, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारा होगा और बहुत सारा हमारे माता पिता का होगा, यानी दादा दादी का भी होगा। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है जो जनरेशन बाई जनरेशन पास होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं वंशों में जो वंश चलता रहता है, रेस चलता रहता है किसी भी फैमिली का या किसी भी इंसान का, वो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चलता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में क्या होता है, अगर और डिटेल में जाए तो डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, यानी पहले क्रोमोसोम था, फिर क्रोमोसोम के अंदर आया डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। तो अल्टीमेटली ये जीन ही सारे कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये किसके अंदर पाया जा रहा है, क्रोमोसोम के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम ही ये सारा कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम ही नहीं रहेगा तो ना डीएनए रहेगा ना जीन रहेगा। तो और ये सारे किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस ओवरऑल माना जाता है कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, तो यही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। उसके बाद सेल का डेवलपमेंट कैसे होना है, मैच्योर कब होगा, उसका ग्रोथ, उस वेस्ट रिमूवल कब होगा, या न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है, सारा, और डिवाइड कब करेगा सेल, ये सारे चीज़ कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस देखा जाए तो बहुत सारे मेजर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा रोल है, सेंट्रल रोल है सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल जब डिवाइड हो जाकर होकर दो सेल बनाए, और दो सेल फिर चार सेल, ऐसे ही डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है और सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यानी अपना नया नया जनरेशन बनाते रहते हैं और इसी तरह उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है, सेल न्यूक्लियस ही करता है। और किस कंडीशन में, किस एनवायरनमेंट में सेल डिवाइड करेगा या किस कंडीशन में सेल का डिवीजन थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये सब भी, यानी सारे मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं सेल के, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, कैरी आउट करता है। अब उसके बाद दिया है कि अगर बैक्टीरिया के केस में हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है सेंट्रल पार्ट में उसके सेल मेम्ब्रेन उसका होता है, सेल वॉल भी होता है बैक्टीरियाज में, और साथ में क्या होता है कि उसमें एक डार्क स्पॉट जैसा होता है, कुछ न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, डीएनए को, यानी ऐसी एसिड जो इंफॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र करे, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जो डीएनए इंफॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो इनमें भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ऐसा रिसर्च करके चेक करके पाया गया कि जो सेंट्रल पार्ट है उसमें न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड किसी लेयर से कवर नहीं है, यानी बैक्टीरिया में जो सेल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, तो यानी वेल डिफाइंड इनका न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए इनके न्यूक्लियस को डायरेक्टली न्यूक्लियस न बोल के एक पार्टिकुलर सेपरेट नाम दे दिया गया है, ताकि क्लियरली पता चल सके कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है तो न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन डीएनए या जो भी इसके मैसेज
ट्रांसफरिंग जो केमिकल है डीएनए जो है वो है, बस लेयर नहीं है, तो इसलिए इसको एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नाम जो है न्यूक्लियोइड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया जो है इस धरती में सबसे पहले आया होगा, पहला लिविंग बीइंग बैक्टीरिया आया होगा, और फिर बाद में फिर बड़े ऑर्गेनिज्म आए होंगे यूकैरियोटिक, इसलिए इनको प्रो बोलते हैं। प्रो यानी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पहले, एंशियंट टाइम के ये ऑर्गेनिज्म है, सबसे पुराने, इसलिए इनका जो बनावट है, इनका सेल का स्ट्रक्चर है, वो भी काफ़ी यूनिक है, यूकैरियोटिक से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, यानी जो प्लांट एनिमल के सेल हैं या बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया नहीं है वो उसमें कैसा सेल पाया, न्यूक्लियस या सेल पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में और एक डेफिशिएंसी यानी कमी है। वो कमी क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यानी जो सेल के सारे फंक्शन को अलग अलग डिपार्टमेंट में कंट्रोल करते हैं। कोई डाइजेशन करता है, कोई वेस्ट रिमूवल करता है, कोई ट्रांसफरिंग में फूड या वाटर को ट्रांसफ़र करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी वर्क हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स भी मिसिंग होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनल मिसिंग है, लेकिन जबकि यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कंट्रास्टिंग डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होती हैं, उनमें उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल भी कैसे होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में। वेसिकल जैसे आप, वेसिकल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल यानी उसमें न्यूट्रिएंट या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट भरा रहेगा। ठीक है, और वो उसके मेम्ब्रेन से बना रहता है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोफिल से, क्योंकि उन यूकैरियोटिक क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? प्लास्टिड नाम के ऑर्गेनेल में, जो इस तरह के प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, यानी हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो बहुत ही अलग है यूकैरियोटिक से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बहुत ही पुराना है, प्रिमिटिव है, जबकि यूकैरियोटिक को काफ़ी बाद में डेवलप माना जाता है इस अर्थ पे। तो एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक सेल का शेप है, सिलेंड्रिकल शेप कर सकते हैं, उसमें सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और राइबोसोम है, आरएनए है। ठीक है, और न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड यानी सेंट्रल पार्ट में कुछ न्यूक्लिक एसिड है, यानी कुछ डीएनए और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करने वाले केमिकल हैं, लेकिन वो ले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, दैट्स वाई उनको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल से। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी सेल का वो पार्ट जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है, उसमें उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, उन पार्ट्स को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, यानी सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। ठीक है, और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं और ओवरऑल सेल के ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल करने में या कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। जबकि और साथ में और भी क्या चीज़ें हैं कि सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी ये सारे सेल ऑर्गेनल के बाहर एक लेयर होता है मेम्ब्रेन है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गन, अगर सेल ऑर्गेनल तो होते ही नहीं है, अगर होते भी कुछ पार्ट्स जो फंक्शन करते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के काम को करते हैं, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और मोस्टली तो इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसके बाद तो
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो, जैसा एक केस दिया हुआ है यहाँ पर कि, एक मिनट, यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी लिस्टेड। मेम्ब्रेन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको हम लोग इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे वायरस होता है, वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो ओपनली होता है, ठीक है। तो जब तक वो ओपन रहता है और किसी लिविंग बींग के या किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता, वो लाइफलेस लगता है, यानी उसमें कोई जान है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में कहीं भी वायरस इंटर करता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने जो मेन मटेरियल्स है, हालांकि उसके लेयर तो है नहीं, तो उनको फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, यानी वो होस्ट की तलाश में रहता है, ठीक है। तो उसका मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर किसी इंसान या प्लांट के अंदर जानवर के अंदर इंटर करता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और बहुत तेज़ी से फिर ग्रो करता है और अफेक्ट करता है उसके फंक्शंस को, जिसके भी बॉडी में इंटर करता है। तो इस तरह का बिहेवियर वायरस शो करता है कि ऐसे तो लाइफलेस लगता है कि ये ज़िंदा ही नहीं है, विदाउट लाइफ है, लेकिन जैसे इंटर करता है ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। जो भी इसके मटेरियल्स हैं सेल के, सेल टाइप के, वो एक्टिव हो जाते हैं होस्ट के बॉडी में जाने के बाद। इसलिए वायरस से बचने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें भी क्या करना है कि उनको उस वायरस को बॉडी में इंटर करने से रोकना है। अगर वो इंटर नहीं होगा तो वो लाइफलेस रहेगा, वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में एक बार भी इंटर कर गया तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, और जितना ज़्यादा उसका संख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी को हार्म करेगा वो। तो आइए देखते हैं, कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, उसको समझते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस विद फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पहला पॉइंट इसमें है कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर के आसपास होता है, जबकि यानी बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, माइक्रोन बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर। तो ये यूकैरियोटिक सेल उसके कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद न्यूक्लियर रीजन, यानी न्यूक्लियस जहाँ है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में, और जबकि यूकैरियोटिक में उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद क्रोमोजोम इसमें सिंगल होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोजोम एक ही होता है, थ्रेड लाइक होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं, धागे जैसे एक दूसरे में उलझे हुए, इंटरविंग्ड होते हैं। फिर मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। जैसे यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या गोल्जी एपरेटस या प्लास्टिड या अदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन 4 डिफरेंसेस थे, जिसके बेसिस पे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं किसको, ये है टॉपिक सेल ऑर्गेनल, यानी सेल के पार्ट्स, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि सेल क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं। तो मतलब सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या हुआ कि सेल के छोटे छोटे पार्ट्स। अब सेल ऑर्गेनल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन को करना रहता है, बहुत सारे उसकी नीड्स होती हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को उसको कंप्लीट करना रहता है। और अधिकतर यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टी सेलुलर बॉडी में या कुछ यूनिसेलुलर बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसलिए इसमें उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बहुत सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, और सारे फंक्शन होना ज़रूरी है, बहुत ही क्रूशियल है। अदरवाइज सेल के जो नीड हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे इसमें
कुछ नेम्स दिए हुए हैं, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड मैनी मोर। बहुत सारे और भी होते हैं, ये कुछ कॉमन नेम्स बताए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो सभी को कुछ पार्टिकुलर टास्क दिया जाता है सेल के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, और वो ये काम पूरा करते हैं, और जिसकी हेल्प से सेल आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है, सेल डिवाइड करता है, सेल मल्टीप्लाई करता है अपनी संख्या को, और इसी तरह बॉडी का भी ग्रोथ होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब नेटवर्क होता है, बहुत सारे ढेर सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। यानी जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसी से अटैच होकर बहुत सारे नेटवर्क, यानी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप के पाए गए रिसर्च के द्वारा, कि एक होता है, यानी इसके सरफेस पे कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसके दो कैटेगरी बनाए गए हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जिसको शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं। रफ एंडो ये दो टाइप बनाने का मेजर रीज़न क्या है कि जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, वो सरफेस रफ हो जाता है। तो राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ हो गया, इसलिए उस रीजन को, उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिस सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है वो स्मूथ रहता है, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि राइबोसोम अगर जहाँ रहेगा तो क्या करेगा, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी सेल का जो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम भी एक तरह का क्या है, सेल ऑर्गेनेल ही है जो इसके ऊपर पाया जाता है, तो इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया गया है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन ही बनाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ कोई राइबोसोम नहीं है, वहाँ पे क्या सिंथेसिस होगा, लिपिड, फैट, यानी फैट जो ऑयली लिक्विड ऑयली चीज़ें होती हैं, या चर्बी, फैट जिसको बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसका सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आप जानते हैं कि छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि प्रोटीन जो है फ्रेमवर्क का काम करता है, यानी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी के मसल्स के ग्रोथ और बाकी चीज़ों को, यानी बॉडी के ओवरऑल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये सेल में भी पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोटीन और फैट बनता है, लिपिड बनता है, कुछ तो बहुत सारा ये यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे, यानी लिपिड फैट का डबल लेयर होता है जिसमें बीच बीच में प्रोटीन भी होता है। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ये प्रोटीन फैट यूज होता है। इसको एक टर्म दे दिया गया है, बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन by the help of lipid and protein which is synthesized by rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन भी बनता है, उसका बायोजेनेसिस होता है। और प्रोटीन फैट सारे तो इसमें यूज होंगे नहीं, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और कहीं भी यूज होंगे। तो कुछ हार्मोन बनाने में यूज होते हैं, क्योंकि हार्मोन भी प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अगर हार्मोन का स्टडी किया है तो वो भी प्रोटीन नेचर में होता है। तो कुछ जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो मिलकर के हार्मोन या एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जो अदर फंक्शन, एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्मोन जो है बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि कब क्या होगा, कितना मात्रा में क्या बनेगा। तो इस तरह से एक चीज़ से आप देख रहे हैं बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें।
अब ये इसका नेटवर्क आप समझते हैं ना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे बहुत सारे तार एक साथ मिल गए हैं तो उसको नेटवर्क बोलेंगे। उसी तरह ये भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है चैनल का भी काम करता है। चैनल मतलब एक रास्ते की तरह काम करता है जहाँ से प्रोटीन जो होता है कहाँ साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होता है हर जगह पे, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो एक तरह के चैनल प्रोवाइड करता है कि एक जगह से प्रोटीन बना तो दूसरी जगह, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक की तरफ से बना तो वहाँ तक पहुँच जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अदर साइटोप्लाज्म के एरिया में भी वो पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटीन ट्रांसफ़र का भी काम करता है। प्रोटीन बनाता तो है ही, उसको ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर रिमूव करने का भी काम करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफाई करना यानी गंदगी को हटाना या जहरीले पॉइजनस चीज़ों को रिमूव करना। और पॉइजनस चीज़ें क्या हो सकती हैं, वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं उनको अगर ज़्यादा देर तक अंदर रखेंगे तो वो हार्म करती हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल दे मस्ट हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन सा टाइप वाला करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे फंक्शन को देख लिए हैं जो एंडोप्लाज्मिक परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे प्लांट सेल का। प्लांट सेल, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर एक हार्ड और थिक लेयर है जिसका जो कि सेल वॉल होता है, सेलुलोज से बना होता है, हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। फिर न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ज़्यादा बड़ा होता है तो ज़्यादा स्पेस ले लेता है साइटोप्लाज्म का, इसलिए न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में रहता है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर के अराउंड ही होता है, लगभग सेंटर में ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें साइड में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ स्मूथ। रफ क्यों, क्योंकि उसमें सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल वॉल तो दे दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। राइबोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, ये नहीं कि केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही एक सरफेस पे पाए जाते हैं। उस पूरे साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते रहते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं। अब आते हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनल पे जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया या इसका नेम दिया इस ऑर्गेनल का वो कैमिलो गोल्जी नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। मतलब साइंटिस्ट या रिसर्चर जो थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने ही इसका नाम या इसको पहले डिस्क्राइब किया था इसके बारे में कि गोल्जी अपरेटस नाम का कोई ऑर्गेनल होता है जो ये कुछ काम, ये फंक्शन करता है। अब ये क्या करता है, आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं और देखते हैं। तो गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने, और ये गोल्जी अपरेटस भी कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है। ये भी ट्यूबुलर होता है, लेकिन साथ में इसमें बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स का मतलब होता है कि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें लिक्विड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट फिल हो जाएंगे और फिर ये वेसिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो यानी ये गोल्जी अपरेटस का वर्क क्या हो गया कि न्यूट्रिएंट या अदर जो भी चीज़ें हैं वो एक जगह में पहले स्टोर होंगी उसके वेसिकल्स में, और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी सेल के दूसरे पार्ट में साइटोप्लाज्म में फ्लो करते हुए। तो ये सारे फंक्शन गोल्जी अपरेटस करता है। साथ में गोल्जी अपरेटर लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, उसको या उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गोल्जी अपरेटस ही है। ठीक है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंस का फंक्शन ये होगा कि स्टोरेज करना अपने थैले जैसे स्ट्रक्चर जो वेसिकल्स होते हैं जिसको सिस्टर्न्स भी बोलते हैं, फिर
उसको ट्रांसफ़र, पैकेजिंग करना, किस चीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करना है सेल में, वो सारा ये करता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री कैमिलो गोल्जी का दिया हुआ है आपके बुक में, उसको समझते हैं। कैमिलो गोल्जी जो थे वो ब्रेसिया में 1843 में जन्मे थे। कॉर्टेनो नाम के किसी छोटे कोई इलाका था जो ब्रेसिया के नज़दीक था, वहाँ पे जन्मे थे। और उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी, यानी मेडिकल फील्ड से थे वो, मेडिसिन के बारे में पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया से उन्होंने पढ़ाई की थी और ग्रेजुएट हुए थे 1865 में। ये उनका स्टडी का पूरा हिस्ट्री स्टार्टिंग में दिया है। फिर वो पेविया में एक हॉस्पिटल था सेंट मैटियो, वहाँ पे वो काम करने लगे और वो नर्वस सिस्टम पे काम करने, यानी ब्रेन के सेल में जो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो रिसर्च करने लगे, अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगे। फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर का उनको पोस्ट मिल गया हॉस्पिटल में, यानी सीएमओ बोलते हैं जिसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी बड़ा अधिकारी उस हॉस्पिटल के हो गए। और क्रॉनिकली सिक ऑफ द एबिगेस क्रॉनिकली सिक एट एबियाटेग्रेसो, ये कोई क्रॉनिकली मतलब बहुत ही जटिल रूप से या बहुत ही क्रिटिकल रूप से जो बीमार हो जाए, तो उस हॉस्पिटल का उनको सीएमओ बना दिया गया। कोई एबियाटेग्रेसो नाम की जगह में हॉस्पिटल था, वहाँ पे उनको सीएमओ बनाया गया था जहाँ पे क्रिटिकल केसेस आते थे। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा और वहाँ के हॉस्पिटल का एक किचन था, किचन को ही उन्होंने लैब में चेंज कर दिया, यानी वहीं पे वो सारा अपना रिसर्च करने लगे, लैब बना लिया किचन को ही। और उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया कि उन्होंने जो नर्व सेल होता है, ब्रेन सेल्स, उन उसको स्टेन करा, एक इंडिविजुअल आप समझ रहे हैं कि जैसे लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं ब्रेन के, किसी एक सेल को सेपरेट किया, ब्रेन के सेल को, और फिर उसको स्टेन किया। स्टेन मतलब वही जो कलरिंग केमिकल डालते हैं, डाई डालते हैं, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर भी पढ़े थे पहले भी कि अलग अलग तरह के सेल के लिए अलग अलग स्टेन होता है, कलरिंग एजेंट होता है, जैसे सेफ्रेनिन ऑनियन पिल के लिए, मिथाइलिन ब्लू चिक सेल के लिए, उसी तरह यहाँ पर नर्व सेल के लिए उन्होंने पार्टिकुलर कोई स्टेन यूज किया था और एक सिंगल सेल को स्टेन किया था। ठीक है, ऐसा ये थोड़ा मुश्किल होता है कि एक सिंगल सेल को कर पाना, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं, सारे कलर्ड हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने सिंगल सेल को सेपरेट किया, उसको स्टेन किया। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था उनके समय में और ये बहुत रिवॉल्यूशनरी था, यानी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, जो माइलस्टोन था जो पहले कोई कर नहीं पाया था। तो ये जो उन्होंने स्टेन किया था, सिल्वर नाइट्रेट नाम के केमिकल का स्टेनिंग किया था, इसको ब्लैक रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे अनोखे रिसर्च किए सेल के बारे में, नर्व सेल के बारे में, जो उनको महान बनाता है। और इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको, और साथ में सेंटियागो रेमोनी कैजल दोनों लोगों को कंबाइंड रूप में मेडिकल फील्ड का क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया कैमिलो गोल्जी का हिस्ट्री। अब आते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल करना, यानी सेल में जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है, जहाँ भी कुछ प्रोसेस होगा वहाँ वेस्ट क्रिएट होगा, और उस वेस्ट को रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो ये इसका मेन काम है, वेस्ट रिमूवल का। और साथ में ये फॉरेन मटेरियल, यानी कोई सेल के अंदर, सेल तो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आएंगी। हो सकता है वो सेलेक्टेड चीज़ें के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो वायरस या कुछ बैक्टीरिया उसके साथ इंटर कर जाएं एक्सीडेंटली, तो फिर उन फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट कैसे करता है, और अपना उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये भी वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। लाइसोसोम जो होता है वेसिकल की तरह होता है, यानी बलून की तरह, बॉल की तरह होता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, अलग अलग तरह के एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो वो निकाल देता है, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है,
यानी फॉरेन पार्टिकल को इंटर करने से रोकता है। अगर इंटर कर गए अंदर सेल के तो उनको डाइजेस्ट करके मार देता है। जैसे या फिर फॉरेन पार्टिकल में फूड भी हो सकता है तो उसको डाइजेस्ट करेगा, और फॉरेन पार्टिकल में अगर बैक्टीरिया या हार्मफुल है तो उसको डाइजेस्ट करके उसके सेल को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम एबल टू डू यही उसमें लिखा है कि इसमें बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कोई भी बाहरी पार्टिकल आता है तो एक उसके पार्ट्स पार्ट्स मतलब उसको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कर देता है डाइजेस्ट करके। इतना स्ट्रांग उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। और जब कभी कभी क्या होता है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, यानी सेल का जो ओवरऑल प्रोसेस सही नहीं चलता है, तो क्या करता है ये सेल को ही डैमेज कर देता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजाइम होता है, तो जब सेल का मेटाबॉलिज्म यानी सेल की जो प्रोसेस सारी होती है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर ये एंजाइम एक्स्ट्रा निकालता है और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, यानी सेल को ही डैमेज कर देता है, मार देता है। बहुत सारा एंजाइम निकाल देता है जिससे सेल मर जाता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सुसाइड कंडीशन। दैट्स वाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद के सेल को जिसमें है ये सेल ऑर्गेन के रूप में उसी को मार देता है एक्स्ट्रा एंजाइम निकाल के। और ये तभी होता है जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी सेल का मेटाबॉलिज्म या प्रोसेस सही से नहीं काम कर रहा हो। जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, जब बीमार हम होते हैं तो हमारे बॉडी के और ऑर्गन भी उतना एक्टिवली काम नहीं करते। उसी तरह जब सेल सही से नहीं काम करता है किसी वजह से, तो उस समय ये भी लाइसोसोम भी इरेगुलर वे में एंजाइम निकालता है और सेल को मार देता है, सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। लाइसोसोम और ये लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा मैंने बताया था, थैले जैसे छोटे छोटे होते हैं, इसमें एंजाइम भरे होते हैं। और ये एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम बनाता है। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम में मेनली क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसके किसके द्वारा बनता है? राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम किसके सरफेस पे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लाइसोसोम बनाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सेल ऑर्गेनल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सभी सेल ऑर्गेनल इम्पोर्टेंट है, उसी में से ये भी है। अब इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग देखते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी सेल का ऊर्जा का स्रोत। ठीक है। जैसे ऊर्जा हर एक बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहता है, उसी तरह सेल में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कैसे करता है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। जैसे हमारे बॉडी में हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, उसी तरह सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और उस रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी सेल में जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, यानी एनर्जी का एक फॉर्म है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी सेल का एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहता है। वो कैसे बनता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। वो कौन सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? जब ऑक्सीजन और फूड कंबाइंड होते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। ठीक। तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, सारे सेल में अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। और CO2 जो है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि CO2 जो है एज ए वेस्ट क्रिएट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी ये भी मेम्ब्रेन से कवर है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो है सिंगल ऑर्गेनल से ढके हुए हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है।
द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली इनफोल्डेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ध्यान से हम लोग पिक्चर बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी लेयर है, उसके बाद इसका इंटरनल लेयर, मतलब बाहरी लेयर इसका जो है एकदम स्मूथ होता है, नॉर्मल होता है, जबकि इंटरनल लेयर इसका जगह जगह से मुड़ा होता है और इसको अलग एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाता है, अंदर से सिकुड़ा होता है, तो इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टी। ये फोल्डेड जो इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। और यहीं पर इसी फोल्डिंग अंदर वाले क्रिस्टी में ही एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के सेकेंड मेम्ब्रेन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, जो फोल्डेड फॉर्म में होता है, फिंगर लाइक अंदर सिकुड़ा रहता है फिंगर की तरह, उसमें एटीपी बनता है, यानी एनर्जी बनता है सेल का। अब इसमें एक और यूनिक फीचर है जो इसको थोड़ा अलग करती है बाकी ऑर्गेनल से, वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, अपना डीएनए इसमें होता है। हालांकि इसका डीएनए थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, लेकिन किसी भी सेल ऑर्गेनल में जल्दी, मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनल में डीएनए होता नहीं है। बस दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं न्यूक्लियस को छोड़कर जिसमें डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ठीक है, और बाकी किसी भी ऑर्गेनल में डीएनए नहीं पाया जाता है। एक तो मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, बाकी किसी भी ऑर्गेनल में डीएनए नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। ठीक, और जो अभी हम लोग समझ रहे हैं, ये जो जो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें प्लास्टिड में, वो कैसा पाया जाता है, वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये भी डीएनए होता है। इसमें इसको टेस्ट करके पता किया गया है कि ये डीएनए सीक्वेंस ही होता है। ठीक, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करता ही है, पूरे सेल का एनर्जी का पावर जनरेट करने का काम इसी के पास है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में ये प्रोटीन भी बनाता है। अब आते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स जो एक और अनोखा और अच्छा यूनिक सेल ऑर्गेनल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल है सभी सेल्स में नहीं पाया जाता, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है या कुछ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। क्यों एनिमल में इसलिए नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो सेल है, सेल ऑर्गेनल है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और अदर केमिकल्स, कलरिंग केमिकल्स या पिगमेंट होते हैं जो प्लांट में कलर देते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं या कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, तो उनमें ये पाया जाता है, एनिमल में नहीं, क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं एनिमल्स। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि अगर प्लास्टिड को देखा जाए तो ये तीन तरह के होता है। ठीक है, तीन तरह का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स क्रोमा यानी रेडिश कलर, या कोई भी कलर जो ग्रीन ना हो। ठीक, यानी प्लांट में ग्रीन के अलावा जो भी कलर होते हैं नेचुरली, अगर प्लांट डेड नहीं हो रहा है तो, यानी कि अगर प्लांट मुरझाने लग रहा है तो येलो हो जा रहा है, तो वो केस नहीं है। नेचुरली येलो जो हो रहा है, जो बिना डेड या डिकम्पोज हुए किसी प्लांट पार्ट में ग्रीन के अलावा जो भी कलर डेवलप होते हैं प्लांट्स में, वो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से होते हैं। वो क्रोमोप्लास्ट टाइप का एक प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड का ये पहला टाइप है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ऐसा जो जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो पौधों में ग्रीन कलर देता है।
और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स को। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी एक कलरलेस होता है या वाइट कलर का होता है प्लास्टिड, और इसका काम होता है फूड स्टोर करने का, यानी जो भी फूड बना है उसको स्टोर करने के लिए ये होता है। तो इस तरह से 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। और उसके बाद ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये मेनली स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन इन सबको स्टोर करता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, स्टार्च हो गया कार्बोहाइड्रेट, ऑयल हो गया फैट, और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। तो इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है, ये कोई कलर डेवलप नहीं करता है। फिर आता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रोमा। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर प्लास्टिड का देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही सिमिलर होता है, अंदर धंसा हुआ एम्बेडेड रहता है। एम्बेडेड यानी अंदर धंसा हुआ मालूम पड़ता है। और जैसे कि बनाकर इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि प्लास्टिड हो गया ये, और इसके अंदर ये भी डबल लेयर होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन से ढका होता है, उसी तरह ये भी डबल लेयर से ढका होता है पूरी तरह से अच्छे से। और उसके बाद इसमें बहुत सारे स्टैक्स ऑफ, जैसे सिक्के रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ढेर सारे, वैसे ही स्टैक्स ऑफ होते हैं स्ट्रक्चर, स्टैक लाइक, एक दूसरे के ऊपर क्रम से रहते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसको एक बार फिर से बना के समझते हैं। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक सिक्का हो गया, उसके नीचे दूसरा सिक्का, ऐसे बहुत सारे सिक्के हम लोग रखते हैं। फिर क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिड के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इनको ग्रैना बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इनको ग्रैना, तो ये ग्रैना है। और जो जो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना के बाद अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है डबल लेयर है ही, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। यानी जैसे सेल में अंदर साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड पार्ट, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसी तरह ये प्लास्टिड में जो इंटरनल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रैना को छोड़ करके, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और एक इसका ये भी यूनिक फीचर अभी हम लोग पढ़े थे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, उसी तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है, और साथ में राइबोसोम भी होता है, यानी ये भी प्रोटीन बना सकता है। फिर आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल, अब वैक्यूल क्या होता है, ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है, इसको देखते हैं। वैक्यूल एक तरह से स्टोरेज सैक है, यानी ये जब सेल में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उस कमी को, मान लीजिए सेल को हमेशा तो सभी सूटेबल कंडीशन मिलेगा नहीं, जैसे हमको हमेशा एक सही मात्रा में खाना नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है खाना नहीं मिल पाता है, या ऐसा कंडीशन हर किसी के सामने फेस होता ही है। तो उस समय पे बैकअप के लिए कुछ हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी मार्केट बंद है, तो कुछ खुल रहे रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ बैकअप हम लोग पहले से रखे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट कब खुले कोई भरोसा नहीं। इसी तरह सेल में बैकअप के लिए, यानी कुछ चीज़ों को, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखा जाता है, तो वही काम ये वैक्यूल करता है। वैक्यूल क्या करता है, सैक लाइक, ये भी थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर सैक लाइक, ये राउंडेड हो सकता है, मतलब स्फेरिकल शेप का। और इसका जो बाहरी लेयर होता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, वैक्यूल के बाहरी लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है,
इसमें सॉलिड लिक्विड सारी चीज़ें स्टोर होती हैं इसके थैलों में। और ये एनिमल्स में ये वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसी की वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में जाता है क्योंकि वैक्यूल ज़्यादा एरिया ले लेता है साइटोप्लाज्म का। और इसमें दिया है सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट, जैसे दिया है कि कुछ कुछ प्लांट्स में तो वैक्यूल जो है सेल का 50 to 90% हिस्सा जो साइटोप्लाज्म का था वो कवर कर लेते हैं। सोचिए 50 से 90% अगर एरिया वो साइटोप्लाज्म का ले लेंगे तो बहुत ही मतलब 10% बचा एरिया, उतने में न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल रहेंगे। यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा वैक्यूल का रहता है प्लांट सेल में, ठीक है। और प्लांट सेल में ये रहता है तो क्या स्टोर करता है, लिक्विड और बहुत सारे न्यूट्रिएंट, जो समय जब प्लांट मतलब सेल्स को वो नहीं मिलेगा बाहरी एनवायरनमेंट से, तो उस समय ये इसका यूज करके सरवाइव कर पाएगा कुछ समय तक के लिए। तो प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है सैप मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड, यानी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ लिक्विड, उसी को सेल सैप बोलते हैं, जो सेल को टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब सेल एकदम स्वेल करके टाइट रहता है, पूरा फिल्ड रहता है, जैसे ये वैक्यूल फिल्ड रहता है, और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत सारे चीज़ें वैक्यूल में स्टोर होती हैं, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट और भी अदर ऑर्गेनिक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं और समय किसी पार्टिकुलर जब ज़रूरत का समय पड़ता है तो इस वैक्यूल से यूज करता है सेल, ठीक है। जैसे अमीबा में दिया गया है कि अमीबा हो गया, तो अमीबा क्या है, उसके बॉडी के जिधर भी पास में, ये हम लोग पहले भी समझे थे कि ये अमीबा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, उसका आकार फिक्स तो होता नहीं है, फिक्स शेप। यहाँ पे मान लो कि ये इसका शिकार आ गया, ये ब्लू कलर का शिकार, तो ये अपने बॉडी पार्ट को यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ से बढ़ाएगा, फिर और बढ़ा के उसको इनगल्फ यानी अपने अंदर ले लिया और अपना साइज बढ़ा लेगा। फिर अंदर लेकर के यहाँ पे अमीबा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल नाम का एक ऑर्गेनल होता है अमीबा के अंदर, जो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने में, उस फूड को जो जिसको इनगल्फ किया, जिसको निगला है, जिस शिकार को, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंगल सेल भी बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा का हम लोग अभी केस पढ़े कि इसका फूड वैक्यूल है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और साथ में एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी या वेस्ट है तो उसको रिमूव भी करता है सेल के बाहर। तो ये हम लोग समझ गए फूड वैक्यूल के बारे में। Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of the membrane organelle in specific way। तो हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, फंक्शन करने का कैपेसिटी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कौन कौन से सेल उसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े थे कि सेल ऑर्गेनल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करना रहता है सेल को। तो इसलिए जैसे जिस तरह के सेल ऑर्गेनल होंगे उतना ही ज़्यादा वो फंक्शन करेगा, और उसके अनुसार उसका सेल का शेप और स्ट्रक्चर भी रहता है। जैसे सेल जो है सारे फंक्शन करता है जैसा हमारा बॉडी करता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन यानी खाना खाना, न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, एनर्जी बनाना, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना सेल के बाहर, और नया प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए सेल जो है ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल यूनिट है। यानी एक सेल जो है वो पूरा वही काम करता है जितना एक बॉडी हमारा करता है। तो यानी अगर ऐसे ही हमारे बिलियंस ऑफ सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है, तो हर एक सेल प्रोटीन बना रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा काम कर रहा है, और वही कंबाइंड होकर फिर ओवरऑल पूरा बॉडी कर रहा है, या बॉडी का ऑर्गन या सिस्टम कर रहा है। तो इसलिए सेल का, हर एक सेल का जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी से लाइफ चल रहा है। इसलिए सेल को जीवन का एक मूलभूत इकाई बोला गया है।
क्योंकि सेल अगर सारे फंक्शन ये सब नहीं करेंगे तो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेड हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई सेल्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का एक सबसे छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल। तो इस तरह से ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।